इंडिया बांग्लादेश रिलेशन जो हम डिस्कस करेंगे वो स्टार्टिंग से एक पुरानी जो लीगेसी है, पूरी हिस्ट्री, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हुए चलेंगे और फिर प्रेजेंट कंटेक्स्ट में आएंगे। मतलब आज का जो सेशन होगा उसमें इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस और एक जो हिस्ट्री है वो डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि यूएस और जो बांग्लादेश की ट्रेड डील हुई, टैरिफ्स में कई चीज़ों में एग्जम्पशन मिला बांग्लादेश को और उसके ऊपर इम्पैक्ट क्या होगा वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तो एक ब्रीफ में एक हिस्ट्री डिस्कस करेंगे कि इंडिया बांग्लादेश फ्रॉम लिबरेशन वॉर टू स्ट्रेटेजिक पार्टनर। बांग्लादेश कब बॉर्न हुआ? 1971 में हुआ। बांग्लादेश को पहले हम क्या मानते थे, क्या था बांग्लादेश पहले? वो ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। तो उसके लिए थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या है, एक टाइमलाइन से समझने की कोशिश करते हैं। 1971 की अगर हम बात करें, 1971, तो 1971 से बांग्लादेश हुआ करता था ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, दो पार्ट हुआ करते थे, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान। ठीक है, क्योंकि 1947 में जब इंडिपेंडेंस मिली, इंडिया के दो टुकड़े हुए। ठीक है, रिलीजियस बंटवारा हुआ था। ठीक है, जिस एरिया में ज्यादा मुस्लिम्स थे उसे पाकिस्तान बोला गया और जिन एरियाज में ज्यादा हिंदूज थे उसे हिंदुस्तान बोला गया, मतलब इंडिया बोला गया, भारत। ठीक है, तो अब जैसे बांग्लादेश था वहां पर भी काफी मुस्लिम्स थे, वो भी पाकिस्तान था इनिशियली 1947 में, उसे ईस्ट पाकिस्तान बोला गया। और जो ओरिजिनल आज का पाकिस्तान है उसे वेस्ट पाकिस्तान बोला गया। बीच में इंडिया था, मतलब पाकिस्तान दो हिस्सों में बटा हुआ था, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। अब ये जो डिस्टेंस है, तो इस डिस्टेंस की वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होगी ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में। क्योंकि जब भी वहां इलेक्शंस होंगे पाकिस्तान में तो प्रॉब्लम क्या होगी, क्योंकि मेजॉरिटी सरकार किसकी बनेगी? जिसका वेस्ट पाकिस्तान में पॉलिटिकल कंट्रोल होगा, सरकार उसी की बनेगी। और ईस्ट पाकिस्तान में अगर पॉलिटिकल कंट्रोल इतना ना भी हो तो भी सरकार वेस्ट पाकिस्तान वालों की बन जाएगी। डिफरेंसेस, एक तो पॉलिटिकल लीडरशिप में डिफरेंसेस होते थे, क्योंकि यहाँ पर इलेक्शन जीतने वाली पार्टी अलग होती थी, यहाँ पर इलेक्शन जीतने वाली पार्टी अलग होती थी ईस्ट पाकिस्तान में। कल्चरल डिफरेंसेस थे, लैंग्वेज के डिफरेंसेस थे, क्योंकि ये ईस्ट पाकिस्तान ये सब बंगाली लोग थे, खान पान रहना सारी चीजें डिफरेंट थी। जबकि वेस्ट पाकिस्तान में ये बिल्कुल डिफरेंट कल्चर था। तो कल्चरल डिफरेंसेस भी होते थे, लैंग्वेज के डिफरेंसेस भी होते थे, पॉलिटिकल डिफरेंसेस भी होते थे। ठीक है, और सरकार इन्हीं की बनती थी। तो 1971 तक आते आते यहाँ पर ना विरोध प्रदर्शन स्टार्ट हो गया कि हमें पाकिस्तान से इंडिपेंडेंस चाहिए, एक आज़ादी की लड़ाई स्टार्ट हुई। इसमें अगर हम देखें तो इसमें हम बोल सकते हैं कि इंडिया और यूएसएसआर इनको सपोर्ट कर रहा था, और वेस्ट पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए कौन था? अमेरिका, यूएस। ठीक है, अमेरिका उसको सपोर्ट कर रहा था। ठीक है, तो इंडिया यूएसएसआर समझ लो एक तरफ हो गए और वेस्ट पाकिस्तान ये अमेरिका एक तरफ हो गए 1971 की अगर हम बात करें। ठीक है, हमने ईस्ट पाकिस्तान में जो रिजीम थी, ईस्ट पाकिस्तान में जो लोग थे वो आंदोलन कर रहे थे, इंडिपेंडेंस की बात कर रहे थे। ठीक है, और एक मुक्ति वाहिनी, मुक्ति वाहिनी या वाहिनी भी बोलते हैं, मुक्ति वाहिनी, ठीक है, बनाई गई। मुक्ति वाहिनी मतलब उन्हें मुक्ति चाहिए, वेस्ट पाकिस्तान से एक अलग टेरिटरी चाहिए, मुक्ति वाहिनी। ठीक है, जिसको लीड कर रहे थे कौन? शेख मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान, तो उसको लीड कर रहे थे शेख मुजीबुर रहमान। इंडिया ने इनको सपोर्ट करा, एक आंदोलन चला, बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई हुई। तो इंडिया पाकिस्तान वॉर भी हुआ, या जिसे हम इंडिया पाकिस्तान वॉर या बांग्लादेश की लिबरेशन वॉर भी बोलते हैं, बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई। तो इंडिया का सपोर्ट था, यूएसएसआर का सपोर्ट था। तो बांग्लादेश आज़ाद हुआ 1971 में शेख मुजीबुर रहमान को, जिसे बंग बंधु भी कहते हैं, बंग बंधु, शेख मुजीबुर रहमान को बंग बंधु भी बोलते हैं। तो बांग्लादेश का लिबरेशन हो गया, मतलब यहाँ पर हमारा जो ईस्ट पाकिस्तान है ये क्या बना 1971 में? बांग्लादेश। मतलब पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए 1971 में, वेस्टर्न ईस्ट पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना और वेस्ट पाकिस्तान केवल अब पाकिस्तान रह गया। ठीक है, तो ये एक बांग्लादेश किस तरीके से बॉर्न हुआ वो हमने समझा कि बांग्लादेश भाई इस तरीके से बॉर्न हुआ है। ठीक है, ये जो आजादी की लड़ाई चल रही थी बांग्लादेश में, इसमें ये जो प्रोटेस्ट चल रही थी कि हमें आजादी चाहिए,
वेस्ट पाकिस्तान के लोग, वेस्ट पाकिस्तान की जो रिजीम थी, उनकी जो आर्मी थी या उनकी जो फोर्सेस थी, उन्होंने इस प्रोटेस्ट को क्रश करने की बहुत ज्यादा कोशिश करी। ठीक है, उनकी फोर्सेस यहाँ पर आई वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान में, और प्रोटेस्ट को क्रश करने की बहुत ज्यादा कोशिश करी और बहुत कत्लेआम मचाया। अलग अलग प्रोटेस्टर्स को जेल में डाला, किसी को मार दिया, एग्जीक्यूट कर दिया, ये सारी चीजें वहां पर चली, जिसे ना ऑपरेशन सर्च लाइट भी बोलते हैं। ऑपरेशन सर्च लाइट। तो ऑपरेशन सर्च लाइट क्या है, एक लिख भी लेना चाहे तो, ऑपरेशन सर्च लाइट ये ना पाकिस्तान का है ऑपरेशन, ऑपरेशन सर्च लाइट। तो इसमें लिखते हैं मिलिट्री ऑपरेशन कैरिड आउट, ऑपरेशन सर्च लाइट पे मिलिट्री ऑपरेशन कैरिड आउट बाय पाकिस्तान आर्मी, मिलिट्री ऑपरेशन कैरिड आउट बाय पाकिस्तान आर्मी, carried out by Pakistan Army in an effort to curb Bengali nationalist movement in East Pakistan, इन ईस्ट पाकिस्तान, ब्रैकेट में चाहे तो लिखना नाउ बांग्लादेश, नाउ बांग्लादेश, इन मार्च 1971, ये मार्च 1971 की बात है। उस समय ये सारी चीजें हुई। ठीक है, ये शेख मुजीबुर रहमान। अब ये जो शेख मुजीबुर रहमान है, क्योंकि इंडिया बांग्लादेश के उनको ना हम अलग अलग तरीके से देख सकते हैं, अलग अलग जो इश्यूज हैं। एक तो पॉलिटिकल सिनेरियो है, हम पॉलिटिक्स देखें, इंडिया बांग्लादेश, पाकिस्तान में क्या पॉलिटिक्स चल रही है, बांग्लादेश में क्या चल रही है, इंडिया में क्या है, चाइना कैसे इन्वॉल्व है। तो एक तो पॉलिटिकल सिनेरियो हो जाता है। दूसरा, इसमें पॉलिटिकल सिनेरियो के अलावा रिवर वाटर जो है वो डिस्प्यूट्स भी इसमें आ जाते हैं। फिर इसमें स्मगलिंग वाले इश्यूज भी आ जाते हैं इंडिया बांग्लादेश के बीच में। ठीक है, और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े हुई चीजें भी आ जाती हैं, क्योंकि इनफिल्ट्रेशन भी होता है। ठीक है, तो अलग अलग लोग इन्फिल्ट्रेट कर जाते हैं इंडिया में, इलीगल माइग्रेंट्स जो हैं वो भी इन्फिल्ट्रेट कर जाते हैं। ठीक है, तो कई सारे मुद्दे इससे जुड़े हुए हैं। इंटरनल सिक्योरिटी का भी इशू जुड़ा हुआ है। ठीक है, बॉर्डर मैनेजमेंट वगैरह, इंटरनल सिक्योरिटी, वो सारी चीजें भी जुड़ी हुई हैं। ठीक है, कल्चरल भी कई चीजें जुड़ी हुई हैं। तो बहुत सारे मुद्दे हैं जो इंडिया बांग्लादेश से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसमें जैसे इसी में वापस, तो यहाँ पर जैसे आपको दिख रहा होगा मैत्री सेतु। अब ये मैत्री सेतु क्या है, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो एग्जाम में आई हुई हैं, अलग अलग एग्जाम में। मैत्री सेतु इंडिया बांग्लादेश को कनेक्ट करता है। एक फेनी रिवर है जो बॉर्डर भी बनाता है एक छोटे हिस्से में, इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर। तो फेनी रिवर के ऊपर ये मैत्री सेतु है, 1.9 किलोमीटर लॉन्ग है। तो ऐसा भी लिख लेते हैं, मैत्री सेतु, मैत्री सेतु, मैत्री सेतु, मैत्री सेतु, ये दिख रहा होगा आपको मैत्री सेतु, ये पूरा इमेज। ये 1.9 किलोमीटर ब्रिज ओवर फैनी रिवर, ओवर फैनी रिवर, FENI, फैनी रिवर, FENI, फैनी रिवर। ये भी एक अलग अलग एग्जाम में आया। फैनी रिवर में ये मैत्री सेतु ब्रिज बना हुआ, 1.9 किलोमीटर ब्रिज है। ये कनेक्टिंग, ये कहां पर कनेक्ट कर रहा है, ये त्रिपुरा से। त्रिपुरा आप अगर देखोगे मैप में तो त्रिपुरा ज्यादातर बांग्लादेश के अंदर ही आता है। तो 70-80% काफी उसका जो बॉर्डर एरिया है बांग्लादेश को टच करता है। ठीक है, मैपिंग में समझना, देखना त्रिपुरा कहां पर है। ठीक है, तो वहां पर त्रिपुरा से बांग्लादेश को कनेक्ट करता है मैत्री सेतु, त्रिपुरा एंड बांग्लादेश। तो ये ध्यान रखना, ये एग्जाम में अगर आए कि मैत्री सेतु इंडिया के किस स्टेट को बांग्लादेश के साथ कनेक्ट करता है, तो त्रिपुरा है, त्रिपुरा से बांग्लादेश। तो एक तो ये इसमें समझने की बात है। इसमें ये जो क्वेश्चन है, ये जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, जीएस पेपर 2 का भी पार्ट है, इंडिया और उसके, क्योंकि पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन यूपीएससी का मेंस में, ठीक है, या उत्तराखंड पीसीएस के मेंस में जीएस पेपर 2 का पार्ट है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। फेनी रिवर किसी भी उसकी ट्रिब्यूटरी नहीं है। ठीक है, मेजरली फेनी रिवर सीधे बे ऑफ बंगाल में जाती है। एक छोटी सी रिवर है जो कि बे ऑफ बंगाल में जाती है, फेनी रिवर। ठीक है, हाँ, तो अब इसमें आगे आते हैं। 1971 द ब्लड बॉन्ड्स। अब ये ब्लड बॉन्ड्स का मतलब क्या है कि 1971
जो टाइम पीरियड है, क्योंकि बांग्लादेश बॉर्न हुआ किसकी हेल्प से? इंडिया ने भी हेल्प करी, एक तरीके से हम कह सकते हैं शेख मुजीबुर रहमान को इंडिया ने हेल्प करी, तब बांग्लादेश बॉर्न हो गया। इंडिया पहली कंट्री थी जिसने बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज करा। इंडिया पहली कंट्री थी जिसने बांग्लादेश को एज ए सेपरेट कंट्री रिकॉग्नाइज करा। धीरे धीरे अलग अलग जो कंट्रीज थी सभी ने बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट करा। ठीक है, तो 1971 बांग्लादेश का लिबरेशन हुआ, बांग्लादेश पैदा हुआ, और इसे हम बोल सकते हैं डिप्लोमेटिकली इंदिरा गांधी की डिसाइसिवनेस, एक डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी थी, पूरा प्रॉपर प्लान्ड तरीके से ये सारी चीजें हुई, मतलब चीजों को बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया गया। हालांकि बहुत सारे इश्यूज भी रहे, इसकी वजह से रिफ्यूजी क्राइसिस भी इंडिया में बढ़ा। रिफ्यूजी क्राइसिस मतलब उस समय वहां पर इतना कत्लेआम मच रहा है बांग्लादेश में, जो कि वेस्ट पाकिस्तान की फोर्सेस कर रही हैं, तो इस वजह से बहुत सारे लोग भागकर इंडिया भी आएंगे, बहुत सारे रिफ्यूजीज इंडिया भी आएंगे, रिफ्यूजी क्राइसिस भी होगा। अब हम पहले ही इतनी सारी मुसीबतों से जूझ रहे हैं, और फिर एक पर्टिकुलर कंट्री से हजारों लोग अगर इंडिया में आके बसने लगे, तो हमारे यहाँ फिर फूड ग्रेन, क्राइम, अलग अलग चीजों की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो एक रिफ्यूजी क्राइसिस उस समय इंडिया में इंक्रीज होता चला गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा समझते हैं कि ये क्या था। 1971, 1972 में 1972 में अच्छा, शेख मुजीबुर रहमान जो है वो बांग्लादेश के पहले प्रेसिडेंट बने, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश। ठीक है, जिन्हें बंगबंधु के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बंगबंधु के नाम से भी जानते हैं, और उनकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्या है? अवामी लीग। अवामी लीग, अवामी लीग, जो शेख मुजीबुर रहमान है, अवामी लीग। हाँ, अब ये जो अवामी लीग है, ये समझ लो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी? प्रो इंडिया, मतलब अगर बांग्लादेश में रूल कर रही है तो इसमें जो उनकी आइडियोलॉजी है वो ज्यादातर प्रो इंडिया होगी, इंडिया के फेवर में होगी, क्योंकि अवामी लीग को ही, या जो मुक्ति बाहिनी है उसको हमने हेल्प करी थी एक तरीके से, क्योंकि वेस्ट पाकिस्तान की फोर्सेस वहां पर बहुत कत्लेआम मचा रही थी, और बांग्लादेश आजाद हुआ क्योंकि ये चाहते थे कि बांग्लादेश इंडिपेंडेंट हो, तो हम उसके फेवर में रहे उस समय, और हमने उन्हें रिकॉग्नाइज भी करा। तो अवामी लीग जो है वो इंडिया के साथ उसके रिलेशन हमेशा अच्छे होंगे अवामी लीग के। ठीक है, ये प्रो होगा, और इसलिए इंडिया के इंटरेस्ट में भी है कि अवामी लीग बांग्लादेश में पावर में रहे फिलहाल। सर्कमस्टांसेस तो ऐसे ही हैं, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस में चीजें कब बदल जाए कुछ पता नहीं। फिलहाल के लिए अवामी लीग जो है वो हम मान के चलेंगे कि प्रो इंडिया रहता है। ठीक है, 1972 में, 1971 में बांग्लादेश बना। 1972 में जो शेख मुजीबुर रहमान थे, एक ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप भी साइन करी थी इंडिया बांग्लादेश के बीच में, एक ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप भी साइन हुई थी। तो इंडिया बांग्लादेश की शुरुआत, जब बांग्लादेश पैदा हुआ तो समझ लो इंडिया बांग्लादेश लंगोटिया यार थे शुरू से। ठीक है, और डिपेंड करता है वो दोस्ती दुश्मनी में बदल जाए कब? जब कोई और पॉलिटिकल पार्टी बांग्लादेश में रूल करे आगे चल के। ठीक है, अब ये जो शेख मुजीबुर रहमान थे, ये बाद में प्राइम मिनिस्टर भी बने। शुरू में प्रेसिडेंट थे बांग्लादेश के, फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश बने, और 1975 में इनका असैसिनेशन भी हो गया था। 1975 assassination of शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान का असैसिनेशन भी हो गया था। ठीक है, इनके पूरे परिवार को गोलियों से छलनी कर दिया गया था, उनके घर में घुस के सबको मार दिया गया था। ठीक है, तो ये एक 1975 में हुआ था। ठीक है, तो ये एक हिस्ट्री है कि शुरुआत में तो उनकी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में रिलेशंस ठीक ठाक रहे हैं। ठीक है, हाँ, अब इकोनॉमिक ग्रेविटी की हम बात करें। इकोनॉमिक ग्रेविटी से पहले थोड़ा हम वो भी समझ लेते हैं कि हाँ, इकोनॉमिक ग्रेविटी से पहले हम समझ लेते हैं कि डायमेंशंस क्या हैं, फिर उसमें आगे बढ़े तो बेहतर रहेगा। देखिए, एक तो पॉलिटिकल सिनेरियो जो अभी हमने डिस्कस करा, सिनेरियो हमने डिस्कस करा कि क्या क्या है। ठीक है, पॉलिटिकल सिनेरियो में हमने बात करी अवामी लीग की, अवामी लीग की। ठीक है,
जो कि प्रो इंडिया है, ये हमने बात करी। थोड़ा पॉइंट वाइज समझ लेंगे तो बेहतर रहेगा। अवामी लीग जो कि प्रो इंडिया है, उसके अलावा बीएनपी भी होती है वहां पर ना, बीएनपी बांग्लादेश नेशनल पार्टी, जो अभी इलेक्शन में जीती है। अभी जस्ट कल की न्यूज थी कि 2/3 मेजोरिटी लगभग, शायद न्यूज में ऐसा ही कुछ मैंने देखा था, 2/3 मेजोरिटी से बीएनपी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, ठीक है, इसको फॉर्म किया था कि वहां के बांग्लादेश के मिलिट्री जनरल जियाउर रहमान, ठीक है, तो उन्होंने फॉर्म किया था। ये समझ लो ये कौन है, ये प्रो पाकिस्तान है, प्रो पाक है बीएनपी। ये इलेक्शन अभी अभी जीते हैं वहां पर बांग्लादेश में, ठीक है। और उसके अलावा एक जमात ए इस्लामी, एक और पॉलिटिकल पार्टी है जमात ए इस्लामी। ये फंडामेंटलिस्ट पार्टी है, ठीक है, कट्टरवाद, इस्लाम के कट्टरवाद को वहां पर सपोर्ट कर रही है। तो ये दोनों हम बोलेंगे कि प्रो पाकिस्तान है या इस्लामिक आइडियोलॉजी को वहां पर प्रमोट कर रहे हैं। तो ये समझ लो अगेंस्ट इंडिया के इंटरेस्ट, इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट होंगे ये दोनों के दोनों, ठीक है। तो अभी फिलहाल सारी चीजें इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट चल रही हैं। आगे चीजें सुधर जाएं, क्या पता यही सुधर जाए तो वो अलग बात है। फिलहाल चीजें इंडिया की इतनी ज्यादा फेवर में नहीं है। जो भी चीजें बांग्लादेश में चल रही है, जो करंट सिनेरियो, उसमें हमें दिख रहा है कि वहां पर हिंदूज को मारा जा रहा है, कत्लेआम किया जा रहा है, ठीक है। तो जगह जगह वहां पर दंगे वगैरह, घरों में आग लगाई जा रही है। तो वो सारी चीजें, मार के टांग दिया जा रहा है पेड़ों पे, ठीक है, हिंदूज को, माइनॉरिटी को बहुत ज्यादा उनके साथ वहां पर गलत हो रहा है बांग्लादेश में। तो ये लगातार न्यूज में आ ही रहा है आजकल, ठीक है। तो एक तो पॉलिटिकल सिनेरियो है, दूसरा जो सिनेरियो अगर हम देखें तो एक लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट होता है, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट है, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट है, ठीक है। लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट क्या है? हाँ, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, एक्सचेंज ऑफ इनक्लेव्स। इसमें एक तो 1974 का था लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, 1974 का, जिसमें इनक्लेव्स एक्सचेंज करे थे। इनक्लेव्स, इनक्लेव्स क्या होते हैं? किसी भी कंट्री की टेरिटरी के अंदर कोई और, किसी और टेरिटरी, सोवरेनिटी वाली टेरिटरी वहां पर हो, उसे इनक्लेव्स बोलते हैं। मतलब अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर बांग्लादेश, बांग्लादेश है, ये इंडिया है, और ये क्या है, ये बॉर्डर है, तो ये इंडियन टेरिटरी है, और इंडियन टेरिटरी का कुछ हिस्सा बांग्लादेश के भी अंदर हो तो उन्हें बोलते हैं इनक्लेव्स। ये इंडिया है, छोटी छोटी इंडिपेंडेंट टेरिटरी, क्योंकि यहाँ पर हिंदू पॉपुलेशन थी और रिलीजियस लाइन पे बंटवारा हुआ था। बांग्लादेश के अंदर छोटी छोटी टेरिटरी सर्कल, वो क्या है, इनक्लेव्स हैं, इंडियन इनक्लेव्स इनसाइड बांग्लादेश। ऐसे ही इंडिया के अंदर जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन एरिया में थी, वहां पर ये इनक्लेव्स थे, बांग्लादेशी इनक्लेव्स इन इंडिया, इंडिया की टेरिटरी में बांग्लादेशी इनक्लेव्स। तो इन टेरिटरी में सोवरेनिटी किसकी होगी? बांग्लादेश की, और इन टेरिटरी में सोवरेनिटी किसकी होगी? इंडिया की, ठीक है। तो बांग्लादेश को अगर कोई अपनी टेरिटरी में इंप्लीमेंट करनी है तो क्योंकि यहीं से होते हुए तो जाएंगे यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इंडियन टेरिटरी से होके ही जाना है, या जो इंडिया का जो लॉ है इन टेरिटरी में अप्लाई नहीं होगा, हमारी पुलिस यहाँ पर घुस नहीं सकती, या बांग्लादेश की पुलिस यहाँ नहीं घुस सकती, क्योंकि वो इंडियन लैंड हो गया। तो इन्हें बोलते हैं इनक्लेव्स। जैसे इनक्लेव्स अगर साउथ अफ्रीका का मैप देखें तो लिसोथो एक कंट्री है, वो भी इनक्लेव है। लिसोथो, लिसोथो पूरा साउथ अफ्रीका के अंदर ही है, लिसोथो पूरा साउथ अफ्रीका के अंदर ही है, मैपिंग में देखना तो उसे इनक्लेव्स बोलते हैं। तो ये जो इनक्लेव्स है, शुरुआत में तो इस तरीके से चीजें हो गई, इनक्लेव्स का एक्सचेंज हुआ इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, इनक्लेव्स का एक्सचेंज। तो इनक्लेव्स में एक लाइन चाहे तो लिख लो, इनक्लेव इज अ टेरिटरी, enclave is a territory, enclave is a territory that is entirely surrounded by, that is entirely surrounded by, entirely surrounded by territory of another country, territory of another country। तो एक तो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था 1974 में,
ठीक है, शेख मुजीबुर रहमान और इंदिरा गांधी के बीच में, जिसमें काफी सारे एक्सचेंज ऑफ इनक्लेव्स हुए, एक्सचेंज ऑफ इनक्लेव्स 1974, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ इनक्लेव्स हुए थे, और टू सिंप्लीफाई लैंड बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। दूसरा जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट है वो है 2015 का, 2015 का, ठीक है, जिसमें हमारे जो इनक्लेव्स थे टोटल, एक तो हमने 111 बांग्लादेशी इनक्लेव जो है वो बांग्लादेश को दिए, ठीक है, मतलब इंडियन इनक्लेव बांग्लादेश को एक्सचेंज करें। 111 इनक्लेव्स 2015 इनक्लेव गिवन टू बांग्लादेश, और 51 इनक्लेव्स गिवन टू इंडिया। मतलब ये एक्सचेंज हुए, मतलब हमने एक बड़े भाई की तरह बांग्लादेश को ज्यादा इनक्लेव्स दिए और हमारे पास कम इनक्लेव्स आए, ठीक है। हमने मतलब हमारी डिप्लोमेसी भी यही है कि एक गुजराल डॉक्ट्रिन भी है कि जो रेसिप्रोसिटी है वो हमें एक्सपेक्ट नहीं करनी कि अगर हम किसी को हेल्प करें तो बदले में क्या, ठीक है। तो हमने एक बड़े भाई की तरह देने का सोचा कि चलो ज्यादा हम बांग्लादेश को देंगे और लेंगे कम। तो 111 इनक्लेव दिए गए हैं। ये 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, 100वां CAA 2015। तो 100वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जो कि इंडिया बांग्लादेश के बीच में साइन हुआ था, 100वां, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 2015, जिसमें ये सारी चीजें एक्सचेंज करी गई थी इनक्लेव्स, ठीक है। उसके अलावा इसमें वैसे इश्यूज क्या क्या होते हैं इनक्लेव्स में, अभी हमने डिस्कस करा। इश्यूज यही होते थे कि एक तो बेसिक नेसेसिटी वाली चीजें जो इंडियन इनक्लेव बांग्लादेश के अंदर हैं, मान लो कि राशन ही पहुंचाना है तो वो पहुंचाना थोड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि हर बार बांग्लादेश की सरकार की परमिशन चाहिए, या बांग्लादेश को भी अपने जो इनक्लेव्स इंडियन टेरिटरी में हैं वहां तक कोई बेसिक नेसेसिटी वाली चीजें पहुंचानी है तो फिर इंडिया से परमिशन लेनी है। तो दोनों को एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से प्रॉब्लम होती थी। उसके अलावा इंडिया में किसी ने मान लिया क्राइम कर दिया और किसी इनक्लेव में जाके घुस गया तो हमारी पुलिस तो एंटर नहीं कर सकती ना वहां पर, क्योंकि वो बांग्लादेशी टेरिटरी है, फिर परमिशन लेनी पड़ेगी। तो स्मगलिंग वाले इश्यूज भी हो सकते थे, क्रिमिनल एक्टिविटी का भी एक खतरा रहता था। तो कई सारे इश्यूज रहते थे जो इनक्लेव से जुड़े हुए थे, उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी है, ठीक है। उसके अलावा हाँ, उसके अलावा हम बात करें जो कनेक्टिविटी है, इंडिया बांग्लादेश कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी के लिए इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ट्रेन सर्विसेज भी हैं, ठीक है, और हाईवे वगैरह भी बनाए गए हैं, रोड्स वगैरह वो भी बनाए गए हैं। जैसे अगर ट्रेन सर्विसेज की बात करें तो बंधन एक्सप्रेस है, मैत्री एक्सप्रेस है, जो इंडिया बांग्लादेश के बीच में चल रही है। बंधन एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस जो इंडिया बांग्लादेश के बीच में चल रही है। बस सर्विसेज भी चल रही है ढाका और सिलीगुड़ी के बीच में, ठीक है। कोलकाता ढाका के बीच में भी ट्रायल रन, अलग अलग बस सर्विसेज चल रही हैं। और उसके अलावा कनेक्टिविटी के लिए एक चितगोंग सी पोर्ट है। तो शेख हसीना जो कि शेख मुजीबुर रहमान की डॉटर, जिसे हम बोलेंगे अवामी लीग पार्टी, ठीक है। शेख हसीना काफी लंबे टाइम तक बांग्लादेश की पीएम थी, ठीक है। तो शेख हसीना और मोदी जी के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था। चितगोंग जो सी पोर्ट है उसको यूज करने को लेकर इंडिया क्या कर सकता था, चितगोंग सी पोर्ट को यूज करके अपने नॉर्थ ईस्ट के साथ कनेक्टिविटी इंक्रीज कर सकता था, ठीक है। तो एक ये भी साइन हुआ था, लेकिन अब क्योंकि शेख हसीना जो है वहां से हट चुकी है पावर से, ठीक है, अब बीएनपी वहां पर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी पावर में आ गई है। तो अब ये सारी चीजें एग्जीक्यूट करना अब आगे काफी टफ हो गया है इंडिया के लिए, मतलब काफी सारे चैलेंजेस हो गए हैं। पहले प्रो इंडिया गवर्नमेंट, अब प्रो पाकिस्तान गवर्नमेंट या एंटी इंडिया गवर्नमेंट वहां पर है इस समय पे, ठीक है। तो एक तो कनेक्टिविटी का है,
वहां पर इशू। और उसके अलावा रिवर्स बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, अगर हम बात करें रिवर्स बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, हाँ, रिवर्स बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, इंडिया एंड बांग्लादेश, रिवर्स बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश की बात करें, थोड़ा एक रफ ऐसी मैप बना देता हूं बांग्लादेश का, थोड़ा इस टाइप से मैप बना दिया है, ठीक है। इस तरफ देखिए वेस्ट बंगाल है, ठीक है, और जो रिवर है, रिवर समझ लो ये गंगा, जो मैप है नॉट टू स्केल है, एक रफ ऐसी मैप बनाया है। और तीस्ता रिवर, ऊपर सिक्किम से एक तीस्ता रिवर आती है, तीस्ता रिवर, और इधर से ब्रह्मपुत्रा रिवर, ब्रह्मपुत्रा रिवर, ब्रह्मपुत्रा रिवर, ब्रह्मपुत्रा रिवर, ठीक है। तो ये मर्ज हो जाती है, फिर ये मर्ज होती है, और फिर ऐसे ये जा रहा है। गंगा नदी को यहां पर बोलते हैं पद्मा बांग्लादेश में, ये आपको ध्यान रखना है। गंगा का नाम बांग्लादेश में एंटर होने के बाद होता है पद्मा, ठीक है। और ब्रह्मपुत्रा को हम बोल रहे हैं जमुना, ब्रह्मपुत्रा को हम बोल रहे हैं जमुना, ठीक है। और एक हमारी बराक रिवर, बराक, ये एक बराक रिवर भी आती है, तीस्ता भी आती है, एक बराक रिवर भी, ये थोड़ा ऊपर से इधर से बराक रिवर ऐसा बना देते हैं, बराक रिवर, ये तीस्ता जो है ना इसमें मिलती है, इस तरीके से बना लेंगे बराक रिवर, जो कि मणिपुर से आती है, ठीक है, बराक रिवर, ये मणिपुर से, इसको इसका नाम है मेघना। ये एग्जैक्ट देख लेना मैप में कहां कहां पर से कैसे कैसे ये ज्वाइन हो रही है। मेघना का नाम है मेघना, ठीक है, मेघना रिवर, एग्जैक्ट मैप में देख लेना कि कैसे कैसे ये आ रही है, ठीक है। तो ये मेघना रिवर है। अब होता क्या है कि जो बांग्लादेश है वो लोअर रेपराइन स्टेट है। लोअर रेपराइन स्टेट का मतलब हो गया कि ये ना लो लाइंग एरिया है, नदियां, ये हाइट वाला एरिया है, नदियां वहां से बह के बांग्लादेश में एंटर करती, तो नदियां जब बांग्लादेश में एंटर करती हैं, ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम होती है, हम जब भी यहाँ पर डैम बनाते हैं, इन एरियाज में डैम बनाएंगे तो आगे बांग्लादेश में पानी कम हो जाएगा, तो बांग्लादेश हमेशा ऑब्जेक्शन करे, हम कोई भी डैम वगैरह बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो बांग्लादेश ना ऑब्जेक्शन करता है कि हमारे यहाँ पानी कमी हो रही है। तो तीसरा रिवर डिस्प्यूट भी रहता है कई बार, ठीक है, यहाँ पर भी डिस्प्यूट रहा है गंगा नदी को भी लेकर, लेकिन इसमें फिर इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था गंगा को लेकर, ठीक है। हमने एक फरक्का बैराज यहाँ पर बनाया था, फरक्का बैराज। फरक्का बैराज बेसिकली क्या पर्पस था फरक्का बैराज बनाने का वेस्ट बंगाल में? इसका पर्पस था कि हमारा जो पोर्ट है कोलकाता पोर्ट, कोलकाता पोर्ट में प्रॉपर वाटर लेवल ठीक ठाक रहे, क्योंकि उसमें शिप्स वगैरह मूवमेंट, हम ट्रेड करते हैं, ठीक है। अगर पोर्ट में पानी कम होगा तो शिप का मूवमेंट, शिप का जो बेस है वो नीचे टकरा जाएगा, तो प्रॉपर नदियों में वाटर लेवल ठीक ठाक होना चाहिए। तो हमने बैराज इसलिए बनाया ताकि जो वाटर लेवल है वो पोर्ट एरिया में, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट वाला जो एरिया है वहां पर वाटर लेवल ठीक ठाक रहे, और जो सिल्ट है, गंगा की सिल्ट है, वो भी पोर्ट एरिया में जमा ना हो, सिल्ट को भी रोकना, सिल्ट को कंट्रोल करना। सिल्ट मतलब मिट्टी वगैरह जो बहकर आती है वो क्या करती है, रिवर में ना बेस को उठा देती है, तो शिप का बेस डैमेज हो सकता है। तो ये भी एक पर्पस था, और उसको लेकर बांग्लादेश का ऑब्जेक्शन ये था कि आप बैराज वगैरह बना रहे हैं तो हमारे यहाँ पानी की कमी हो जाएगी। तो वो एक एग्रीमेंट, वो तो रिजॉल्व है मैटर, लेकिन ये तो तीस्ता वाला, तीस्ता रिवर डिस्प्यूट है, ये अभी रिजॉल्व नहीं है इंडिया बांग्लादेश के बीच में, क्योंकि वो जो भी डैम वगैरह है उससे क्या है कि बांग्लादेश में यहाँ पर जो एग्रीकल्चर है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, तीस्ता रिवर जो बांग्लादेश में एंटर कर रही है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये कुछ डिस्प्यूट्स हैं जो इंडिया बांग्लादेश के बीच में रिवर से रिलेटेड है, और बराक रिवर से भी रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। उसके अलावा एक जो मुद्दा है, और एक मुद्दा और जो है वो इलीगल माइग्रेंट्स,
इलीगल माइग्रेंट्स का मुद्दा इंडिया बांग्लादेश के बीच में। इलीगल माइग्रेंट्स का जो मुद्दा है वो क्या है, मैप से फिर से समझना पड़ेगा। 1971 हाँ 1970, एक और टाइम पीरियड लिख लेते हैं, 1 जनवरी 1966, ठीक है, ये 24 मार्च। हाँ, ये मार्च में, क्योंकि बंगाल में एक जो रिवॉल्यूशन हो रहा था, तो ये उसमें ये बांग्लादेश में जो रिवॉल्यूशन चल रहा था और वेस्ट पाकिस्तान की फोर्सेस यहाँ पर ऑपरेशन सर्च लाइट चला रही थी, बहुत सारे लोग भागकर इंडिया आ रहे थे, तो इलीगल रिफ्यूजीज जो है, इलीगल माइग्रेंट्स इंडिया में घुस गए थे बहुत सारे, ठीक है। रिफ्यूजीज का मतलब है कि जो रिफ्यूज ले रहे हैं, जो हेल्प मांग रहे हैं हमसे कि नहीं नहीं हमें आने दो, हमें आने दो, हम यहाँ पर रहेंगे तो हमारे साथ कुछ गलत हो जाएगा। इलीगल माइग्रेंट्स हम उनको बोल सकते हैं, वो अगर नहीं भी भागकर आते तो अपने यहाँ वो कंपैरेटिवली सेफ थे, लेकिन वो जबरदस्ती भागकर आ गए। रिफ्यूजी जिसको हम शरण दे रहे हैं, माइग्रेंट जिनको हम शरण नहीं दे रहे लेकिन वो भागकर आ गए, ठीक है, वो शरण वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब ये जो टाइम पीरियड है वो इसलिए बनाया गया है क्योंकि ये जो इसके बाद जितने भी लोग इंडिया में भागकर आए, जैसे आसाम है, आसाम में बहुत सारे इलीगल माइग्रेंट्स थे, तो बड़ा बवाल मचा वहां पर, आसाम में बड़ी डिस्टर्बेंस हुई, आसाम में दंगे वगैरह भी हुए। जो लोकल वहां के नेटिव थे उन्होंने बोला कि जो आउटसाइडर्स बंगाली लोग हैं, आसामीज लोग तो नेटिव थे वहां के, कि ये जो बंगाली यहाँ पर माहौल खराब कर रहे हैं, तो उनके बीच में बहुत सारे क्लैशेस हुए, दंगे वगैरह भी हुए। तो वो डिमांड कर रहे थे लोकल नेटिव आसाम के कि इन जो बंगाली लोग हैं इनको यहाँ से भगाओ, तो आंदोलन चले, ठीक है। फिर 1985 में एक आसाम एकॉर्ड हुआ, आसाम एकॉर्ड, एक स्टूडेंट्स यूनियन थी, ऑल इंडिया आसाम स्टूडेंट गण परिषद, तो ये एक उसके बीच में, और सेंट्रल गवर्नमेंट में एक आसाम एकॉर्ड साइन हुआ। उस समय 1985 में राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। उसमें ये डिसाइड किया गया कि देखो ऐसा है, 1966 से पहले जितने भी बांग्लादेशी इंडिया में घुस चुके हैं उन सबको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी, ठीक है, विल बी गिवन इंडियन सिटीजनशिप, गिवन सिटीजनशिप मतलब इंडियन सिटीजनशिप दे देंगे हम, कोई बात नहीं, घुस गए 1966 से पहले, उन सबको इंडियन सिटीजनशिप दे देंगे। और ये वाला जो टाइम पीरियड है, इस बीच जितने भी बांग्लादेशी इंडिया में घुसे हैं इनको भी मिल जाएगी सिटीजनशिप, लेकिन विल बी गिवन सिटीजनशिप विदाउट राइट टू वोट, विदाउट राइट टू वोट फॉर 10 ईयर्स। 10 साल तक उनको राइट टू वोट नहीं देंगे, बाकी इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी 10 साल के बाद। मतलब एक तरीके से उन्हें भी सिटीजनशिप मिल गई, वो शुरुआत में वोटिंग राइट उनके पास इंडिया में नहीं था, ठीक है, ये डिसाइड हुआ। और ये जो 1971 का टाइम पीरियड है, जितने भी इलीगल माइग्रेंट्स हैं, ये जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं विल बी आइडेंटिफाइड एंड डिपोर्टेड बैक टू बांग्लादेश। बांग्लादेश में वापस डिपोर्ट कर दिए जाएंगे, उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और बांग्लादेश में वापस डिपोर्ट कर दिए जाएंगे जो भी 1971 के बाद इंडिया में घुसा हो। लेकिन उनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, कोई बताएगा तो है नहीं कि हम बांग्लादेश से भाग कर आए, मुझे डिपोर्ट कर दो वापस, ऐसा तो कोई नहीं मानने वाला। उसके लिए सर्वे करना पड़ेगा। उसके लिए क्या होगा, एक नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन बनाना पड़ेगा, एनआरसी, कौन इंडियन है कौन नहीं, ठीक है। वो उस समय नहीं बनाया गया, ठीक है। फिर 2014 में जब मोदी सरकार आई उसके बाद एनआरसी हुआ केवल आसाम में, अभी एनआरसी केवल आसाम में हुआ है, पूरे इंडिया में नहीं हुआ है। आसाम में एनआरसी हुआ, ठीक है, आइडेंटिफाई करने के लिए ना, कौन इलीगल है कौन इलीगल माइग्रेंट, एनआरसी हुआ, एनआरसी से आइडेंटिफाई किया गया और कई लोगों को फिर आइडेंटिफाई किया गया। लगभग अराउंड 19 लाख लोग आइडेंटिफाई हुए हैं, 19 लाख लोग आइडेंटिफाई हुए हैं कि वो इंडियन नहीं है, ठीक है। हालांकि कुछ के केस चल रहे हैं उसमें कि नहीं हम तो ओरिजिनली इंडियन है, तो फॉरेन ट्राइब्यूनल में उनके केस भी चल रहे हैं, ठीक है। तो 19 लाख लोग आइडेंटिफाई किए गए हैं, हालांकि उन्हें अभी तक भेजा नहीं जा सका, तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, भेजना इतना आसान नहीं होता वापस, ठीक है।
तो एक तो इलीगल माइग्रेंट्स इशू इंडिया और बांग्लादेश के बीच में शुरुआत से रहे और अभी भी हैं। उसके अलावा प्रॉब्लम जो इशू है, ये तो इलीगल माइग्रेंट्स इशू इंडिया बांग्लादेश के बीच में 2015 में एनआरसी हुआ, 2018-19 में डेटा आया, तो ये रिसेंट ही, ऐसा नहीं कि पुराना। तो 2018-19 में एनआरसी का डेटा रिलीज हुआ है, तो लगभग 19 लाख लोग हैं। उसके अलावा स्मगलिंग का इशू है इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर में। स्मगलिंग चाहे ड्रग्स की हो या आर्म्स की हो, ये भी एक इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर में जो बॉर्डर मैनेजमेंट है वो एक इशू है। और बॉर्डर की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, इन सारी चीजों के लिए हमारे पास कौन सी फोर्स है? बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस। बीएसएफ पैरामिलिट्री फोर्सेस है जो कि बॉर्डर में बॉर्डर मैनेजमेंट देखती है, ठीक है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आता है। और बीएसएफ इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर को देखती है, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर और इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर को देखती है, ठीक है। ये हमने ब्रीफ में थोड़ा समझने की कोशिश करी कि क्या क्या चीजें, इश्यूज इंडिया बांग्लादेश के बीच में हैं।